सभी साथियों को नमस्कार। हिंदी से प्रगत चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो एलटी सिलेबस में दिया गया है शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें यूनिट 2 को पढ़ने वाले हैं, जो अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। साथियों, समय कम है, समस्याएं ज़्यादा हैं, तो इस हिसाब से हम टू दी पॉइंट कम समय में ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, प्रभावशाली पढ़ने का प्रयास करेंगे और परीक्षा उपयोगी पढ़ने का प्रयास करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के यूनिट 2 को जो दिया गया है उससे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। अतः हमारा जो आज का ये टॉपिक है, जो प्रश्नोत्तर की जो सीरीज है, ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों के साथ आपके सम्मुख हम रखेंगे। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करेंगे साथियों, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। तो हर व्यक्ति तक जानकारी आप भेजेंगे, बताएंगे, तो निश्चित रूप से सभी सफल हों, ऐसी कामनाओं के साथ हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। व्यक्तित्व का तात्पर्य व्यक्ति की उन आंतरिक तथा शारीरिक प्रवृत्तियों के गत्यात्मक संगठन से है जो उसे अपने वातावरण के प्रति सामंजस्य स्थापित करना सुनिश्चित करती है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? देखिए साथियों, हम व्यक्तित्व को पढ़ने वाले हैं, बुद्धि पढ़ने वाले हैं और अभिप्रेरणा पढ़ने वाले हैं इत्यादि। जो यूनिट 2 में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन बिंदुओं को पढ़ने वाले हैं विस्तार से। देखिए, व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ मुखौटा है, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा। तो व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा जा रहा है, तो जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग प्रकार बताए। तो पूछा जा रहा है व्यक्तित्व का जो तात्पर्य है व्यक्ति की उन आंतरिक तथा शारीरिक प्रवृत्तियों के गत्यात्मक संगठन से है जो उसे अपने वातावरण के प्रति सामंजस्य स्थापित करना सुनिश्चित करती है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसकी है? पहला है ऑलपोर्ट, दूसरा डेसियल, तीसरा है गिल्ड, चौथा है जेम्स ड्रेवर। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑलपोर्ट। दूसरा है व्यक्तित्व मानवीय गुणों का संगठित रूप है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है ये चुनिंदा है और परीक्षा भी जो परीक्षा होनी है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक उत्तर को बहुत ही ध्यान से, तल्लीनता से देखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि व्यक्तित्व मानवीय गुणों का संगठित रूप है। ये जो कथन है, कथन को आपको याद रखना होगा। गिलफोर्ड है, डेसियल है, ऑलपोर्ट है या वुडवर्थ है। इसका सही उत्तर होगा गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यक्तित्व मानवीय गुणों का संगठित रूप है। संगठन के लिए गिलफोर्ड, ठीक है, संगठन की बात जहाँ की जाएगी वहाँ गिलफोर्ड उत्तर। और व्यक्तित्व का सृजन ईड, ईगो, सुपर ईगो, इन तीन तत्वों के आधार पर होता है। यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? देखिए, जो व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं, ईड, ईगो और सुपर ईगो, इन प्रकारों को किसने बताया है ये आपको बताना है। पहला विकल्प है समाजशास्त्री, दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक, तीसरा है दार्शनिक, चौथा है मनोवैज्ञानिक। देखिए, ईड, ईगो और सुपर ईगो ये मनोविश्लेषणात्मक रूप से या मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से इनका विभाजन किया गया है, जिसके प्रवर्तक फ्राइड है। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से। तो ईड, ईगो और सुपर ईगो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से है, फ्राइड ने इनको बताया है। उसके बाद व्यक्तित्व के विकास के निम्नलिखित में से किन गुणों का विकसित होना अनिवार्य है? व्यक्तित्व का विकास कब माना जाए कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिससे लगता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हुआ है? पहला है शारीरिक गुण, दूसरा है मानसिक गुण, तीसरा संवेगात्मक गुण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अर्थात व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक गुण भी होने चाहिए, मानसिक गुण भी होने चाहिए और संवेगात्मक गुण भी होने चाहिए। तीसरा प्रश्न है उत्तम शारीरिक विकास हेतु सामूहिक शिक्षा में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान होना चाहिए। यह कथन किसका है? देखिए, उत्तम शारीरिक विकास हेतु सामूहिक शिक्षा में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान होना चाहिए, महत्वपूर्ण कथन है। इसका उत्तर क्या होना चाहिए बताइए? क्रो एंड क्रो, दूसरा है डेसियल, तीसरा है गिलफोर्ड, चौथा है ऑलपोर्ट। साथ ही इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर है
क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि उत्तम शारीरिक विकास हेतु सामूहिक शिक्षा में व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के गुणों का विश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? देखिए, जो व्यक्तित्व के जो गुण थे, उन गुणों का सर्वप्रथम जो विश्लेषण है वो किसने किया? वुडवर्थ ने किया, ऑलपोर्ट ने किया, या न्यूमर ने किया, या जेम्स ड्रेवर ने किया? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के गुणों का विश्लेषण किया है। आगे है, ऑलपोर्ट ने शब्दकोश में व्यक्तित्व संबंधी कितने गुणों की खोज की? 4500, 4600, 4700 या 4800? ऑलपोर्ट ने शब्दकोश में व्यक्तित्व संबंधी कितने गुणों की खोज की? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 4500। 4500 जो गुण थे, उन गुणों के बारे में कहा है किसमें? शब्दकोश में। किसने? ऑलपोर्ट ने। ठीक है, आगे आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जैसे कि हमने पूर्व में मनोविश्लेषणात्मक जो ईड ईगो सुपर ईगो के बारे में पढ़ा, तो अब पूछा जा रहा है कि जो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? फ्राइड है, सेल्डॉन है, आरबी कैटल है, बीसेज और बीसेज है? तो इसका साथियों इसका सही उत्तर होगा फ्राइड। फ्राइड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। उसके बाद व्यक्तित्व के रचना सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? रचना सिद्धांत सेल्डॉन है, फ्राइड है, कैटल है, बीसेज और बीसेज है? बताइए कौन है? देखिए, व्यक्तित्व के रचना सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो सेल्डॉन थे, ये ध्यान रखना। उसके बाद सी जी जुंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार बताए हैं? जो जुंग थे, कई बार कई जगह युंग भी लिखा होगा, तो जुंग जो थे उन्होंने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या उपयुक्त सभी? तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी गुण बताए उन्होंने, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। माना कि कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो बहिर्मुखी होते हैं, वो सारी बात को सब कुछ स्पष्ट रूप से कह देते हैं। कुछ अंतर्मुखी होते हैं, शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो सारी बातों को मुंह के सामने जो है लोगों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या सर्विने स्वभाव के होते हैं। कई विशेषताएं बताई उन्होंने। और उभयमुखी मतलब कुछ ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों तरह से होते हैं, उनको उभयमुखी कहा गया। तो जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, उसके बाद बुद्धि लब्धि के आधार पर किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए? देखिए, बुद्धि लब्धि के आधार पर कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए? सेल्डॉन, शी जी जुंग, क्रेचमर। बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की बात टर्मन ने की है। उसके बाद आगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, शारीरिक रचना के आधार पर निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व प्ररूप बतलाए हैं? शारीरिक रचना के आधार पर, है ना। अब हम देख रहे हैं कि अनेक अनेक प्रकार से व्यक्तित्व के गुणों की बात कर रहे हैं या व्यक्तित्व के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो शारीरिक रचना के आधार पर किसने व्यक्तित्व के प्ररूप बतलाए हैं? क्रेचमर है, टर्मन है, वुडवर्थ है या सेल्डॉन है? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका शारीरिक रचना के आधार पर क्रेचमर ने व्यक्तित्व के प्ररूप बतलाए हैं। उसके बाद द वेरिटीज ऑफ टेम्परमेंट नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? W.H. सेल्डॉन है, या सी जी जुंग है, या E.L. थॉर्नडाइक है, या H.C. वारेन है? बताइए साथियों, इस पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं सेल्डॉन, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद राजनैतिक नेता, व्यापारी, अभिनेता व खिलाड़ी निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व प्रकार के में आते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। राजनेता हो, चाहे कोई व्यापारी, अभिनेता हो, खिलाड़ी हो, तो ये किस व्यक्तित्व में आते हैं? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी या उभयमुखी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा बहिर्मुखी। जैसे कि हम पूर्व में भी कह रहे थे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो व्यक्ति होते हैं वो राजनीतिक नेता होता है। देखिए, नेता सारी बातों को मुंह के सामने लोक लुभावनी बातें समाज में करता है। व्यापारी है, यदि किसी व्यापारी के पास आप जाते हैं तो वो चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको बहकाता है, आपको जो है चीज़ें बताता है चीज़ों के बारे में। चाहे वो अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो, अनेक व्यक्ति जितने भी हैं, इन सबका व्यक्तित्व जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व का होता है। उसके बाद अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, जो अंतर्मुखी है
उनकी जो विशेषता है कौन कौन सी होंगी? कम बोलने वाले एवं लज्जाशील, आत्मचिंतन की प्रवृत्ति, अच्छे लेखक होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा, और चौथा है उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर होगा साथियों उपयुक्त सभी। देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले कम बोलते हैं और लज्जाशील थोड़ा शर्मीले होते हैं, आत्मचिंतन की प्रवृत्ति होती है, अच्छे लेखक तो होते हैं लेकिन अच्छे वक्ता नहीं होते। ये तो सारे गुण जो हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्तियों की विशेषता बता रखी है। उसके बाद बहिर्मुखी व्यक्तियों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी हैं? अब ये आपको बताना है। ध्यान सदैव बाह्य समाज की ओर, आक्रामक, अहमवादी एवं अनियंत्रित, धारा प्रवाह बोलने वाले तथा मित्रों जैसा व्यवहार करने वाले, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है, ऐसे व्यक्ति ध्यान सदैव बाह्य समाज की ओर रहते हैं अर्थात सामाजिक राजनेता, जैसे हमने ऊपर कहा है। आक्रामक होते हैं, थोड़ा लड़ाकू स्वभाव के होते हैं, अहमवादी होते हैं, अनियंत्रित होते हैं और धारा प्रवाह बोलने वाले मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। ये सभी विशेषता बहिर्मुखी व्यक्तित्व की है। उसके बाद व्यक्तित्व के मापन की निम्नलिखित में से कौन सी विधियां हैं? देखिए व्यक्तित्व को कौन कौन किस किस तरीके से मापा जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं? पहला है व्यक्तिगत विधि, दूसरा वस्तुनिष्ठ विधि, तीसरा प्रक्षेपी विधि, चौथा उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सही। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्तिगत विधि भी चाहिए, दूसरा वस्तुनिष्ठ विधि भी होनी चाहिए, तीसरा प्रक्षेपी विधि भी होनी चाहिए। ये तीन जो विधियां हैं, ये सारी विधियां व्यक्तित्व के मापन की हैं। उसके बाद मनोविश्लेषणात्मक विधि में कौन से परीक्षण अधिक प्रचलित हैं? जैसे कि हम मनोविश्लेषणात्मक के लिए पढ़ रहे थे ईडी को, सुपर ईगो व्यक्तित्व के प्रकार में, जिसके फ्राइड जनक है मनोविश्लेषणात्मक के। तो अब इसमें जो परीक्षण की जो विधि है वो अधिक प्रचलित कौन सी? मुक्त साहचर्य, दूसरा स्वप्न विश्लेषण, तीसरा कौधन ख, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथी इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है कि मुक्त साहचर्य भी है और स्वप्न विश्लेषण भी मनोविश्लेषण विधि की परीक्षण के लिए अत्यधिक प्रचलित विधियां हैं, मुक्त साहचर्य और स्वप्न विश्लेषण। उसके बाद आगे है मनोविश्लेषण विधि किस प्रकार के व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है? पहला है सामान्य, दूसरा है असामान्य, तीसरा कौधन ख, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर होगा असामान्य। मनोविश्लेषणात्मक जो विधि है वो असामान्य व्यक्तित्व का विश्लेषण करती है, असामान्य। ठीक है। उसके बाद प्रासंगिक बोध परीक्षण टीएटी निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत आता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो टीएटी है वो किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथ ही इसका उत्तर है प्रक्षेपक विधि है ये व्यक्तित्व मापन की, जिसे हम टीएटी कहते हैं। तो ये प्रक्षेपक जो विधि है, प्रक्षेपण विधि, प्रासंगिक बोध परीक्षण जिसे कह सकते हैं। उसके बाद प्रासंगिक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रासंगिक बोध परीक्षण है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है आपको बताना है। पहला है मॉर्गन तथा मरे, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है हरमन रोर्सा, चौथा है डियरबोर्न। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा मॉर्गन तथा मरे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है प्रासंगिक बोध परीक्षण में व्यक्तित्व मापन हेतु कितने चित्र प्रयुक्त किए जाते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है चित्रों के बारे में भी। जो प्रासंगिक बोध परीक्षण है टीएटी, उसमें जो व्यक्तित्व मापन के लिए चित्रों की कितनी संख्या है? 10 है, 15 है, 20 है या 25 है? तो आप सभी को पता है कि 20 जो है चित्र होते हैं जिन चित्रों के माध्यम से व्यक्तित्व मापन किया जा सकता है। उसके बाद रोसा स्याही के धब्बे वाला परीक्षण है ना, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? मॉर्गन तथा मरे, गाल्टन, हरमन रोसा या डियरबोर्न? तो इसका सही उत्तर है हरमन रोसा ने रोसा स्याही धब्बे वाला परीक्षण दिया था, यानी प्रतिपादक थे। ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, सन 1860 में किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रमण का परिणाम होती है? देखिए 1880 में एक ऐसा रिसर्च हुआ जिसमें कहा गया कि व्यक्तियों में जो उच्च बौद्धिक योग्यताएं हैं उनके वंशानुक्रमण यानी बाय बर्थ चलती है। पहला है गाल्टन, दूसरा है टाइलर,
तीसरा है युंग, चौथा है ड्यूवी। तो साथियों इसका सही उत्तर है गाल्टन। गाल्टन ने कहा था कि व्यक्तियों में जो उच्च बौद्धिक योग्यताएं हैं वो उनके वंशानुक्रमण का परिणाम है। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरा जो आज का चर्चा का विषय रहेगा हमारा बुद्धि, जिससे प्रश्न बनते हैं महत्वपूर्ण। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन है। किसका है बुद्धि कार्य करने की विधि है? किसने कहा है? वुडवर्थ ने, टर्मन ने, बुड्रो ने या डीपर बॉर्न ने? तो ये वुडवर्थ का है, ये ध्यान रखेंगे। वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ठीक है, विधि विधान वैसे बुजुर्ग लोग बताते हैं तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं, वुडवर्थ। ठीक है, वुडवर्थ बूढ़े लोग किसके बारे में कहते हैं? किसी विधि विधान के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। उसके बाद बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, कथन किसका है? बुद्धि पहचानने की और सीखने की शक्ति है, गीली की या गाल्टन की या बिने की या बर्ट की? तो साथ ही इसका सही उत्तर है गाल्टन ने कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। उसके बाद अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है। देखिए, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की जो योग्यता है वो बुद्धि है। जो ऐसा महत्वपूर्ण जो कथन है किसका है? गाल्टन का है, थॉर्नडाइक का है, बर्किंघम का है, टर्मन का है? तो साथियों इसका सही उत्तर है टर्मन। टर्मन ने कहा कि जो बुद्धि है वो अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। उसके बाद बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो त्रिआयामी सिद्धांत था वो किसने दिया? किसका? बुद्धि का। गाल्टन ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, गिलफोर्ड ने दिया या स्पीयरमैन ने दिया? तो इसका सही उत्तर है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने कहा था कि जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे चल रहे हैं। एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादक, बुद्धि का जो एक तत्व सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? पहला है टर्मन, दूसरा स्पीयरमैन, तीसरा बिने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही उसका सही उत्तर होगा बिने। बिने ने कहा कि बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत है, एक के बिना, ऐसे याद कर सकते हैं लॉजिकली थोड़ा सा। तो बिने ने एक कारक या एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो साथियों अब आपको बुद्धि लब्धि निकालने की बात के संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है कि बालक की आयु जो शारीरिक आयु है 10 वर्ष है और मानसिक आयु 13 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? 100 होगी, 120 होगी, 130 होगी या 70 होगी? तो साथियों इसका सही उत्तर है 130 होगी उस बच्चे की बुद्धि लब्धि, यानी IQ, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट। ठीक है, उसके बाद बुद्धि हमारी समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, कथन किसका है? वुडवर्थ का है, स्किनर का है, क्रॉनबेक का है या ड्रेवर का है? तो साथियों इसका सही उत्तर है क्रॉनबेक ने कहा है कि बुद्धि वह शक्ति जो हमारी समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, क्रॉनबेक। फिर अब बुद्धि के प्रकार हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरा है सामाजिक बुद्धि, तीसरा है गामक यांत्रिक बुद्धि, चौथा उपयुक्त सभी। तो जो बुद्धि के प्रकार हैं साथियों वो अमूर्त बुद्धि भी है, सामाजिक बुद्धि भी है, गामक यांत्रिक बुद्धि भी है और उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। उसके बाद आगे आ रहा साथियों बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन या बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिने है, स्पीयरमैन है, गैरेट है या थॉर्नडाइक है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा स्पीयरमैन। पेयर के लिए जोड़ा चाहिए, जोड़े में 2 होने चाहिए। ऐसे भी आप तार्किक रूप से थोड़ा सा सर्जिकल रूप से प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे तो आप रटने के बजाय यदि चीज़ों को या प्रश्नों के उत्तर को अच्छी तरह समझ लेंगे तो भूलेंगे कभी नहीं। जैसे एक के बिना हमने कहा था, एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया है, तो आप द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो स्पीयरमैन है। पेयर मतलब जोड़ा, यानी जोड़े के लिए 2 होने चाहिए। तो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत जो प्रतिपादक हैं वो स्पीयरमैन है, ये भी ध्यान रख लेना चाहिए। उसके बाद बिने साइमन बुद्धि परीक्षण को संशोधित करने वाले हैं। जो बिने ने साइमन बुद्धि परीक्षण को जो संशोधन करने वाले हैं वो कौन है? टर्मन है, ड्रेवर है, मन है या ड्यूवी है? तो साथियों इसका जो है इसका उत्तर होगा टर्मन। टर्मन ने बिने साइमन बुद्धि
परीक्षण को संशोधित करने वाले। उसके बाद बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। यह कथन किसका? स्टर्न का है, बिने का है, बर्ट का है या मैकडूगल का है? तो साथियों इसका उत्तर है बर्ट का है। बर्ट ने कहा है कि बुद्धि सापेक्ष रूप में नवीन परिस्थितियों में अभियोजन करने की जन्मजात योग्यता है। ठीक है। उसके बाद थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि है। तो थॉर्नडाइक ने है वो बुद्धि को क्या माना है? अमूर्त माना है, मूर्त माना है या उपयुक्त सभी माना है? क्या माना है? तो साथियों थॉर्नडाइक ने अमूर्त बुद्धि कही है कि मूर्त नहीं है, वो अमूर्त है। ठीक है। उसके बाद आगे चलने एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन है? बिने टर्मस्टन, बिने गैरेट थॉर्नडाइक, टर्मन कैटर स्पीयरमैन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा एक कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो बिने भी हैं, टर्मन भी, स्टर्न भी हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एक कारक सिद्धांत में यदि बिने को ऑप्शन में नहीं रखा है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। टर्मन और स्टर्न भी एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। उसके बाद बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है टर्मन, दूसरा बिने, तीसरा है मोरे, चौथा है नन। तो टर्मन ने बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का आविष्कार किया है। ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं टर्मन मन में, अब बुद्धि लब्धि का जो आविष्कार है वो मन से ही तो होगा ना, बिना मन के थोड़ी होता है। तो ऐसे भी आप लॉजिकली या तार्किक रूप से याद कर सकते हैं कि जहाँ मन होगा तो वही जो है, जिसका मन होगा वही जो है बुद्धि लब्धि, और उसके पास बुद्धि भी होगी तो वही जो है उसका आविष्कार करेगा। किसका? बुद्धि को मापने का। ठीक है। चलिए आगे चल रहे हैं। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, जैसे कि ऊपर हमने बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ा है। अब बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 200। दूसरा है बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु। तीसरा है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। और तीसरा है बुद्धि लब्धि बराबर वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणा 100। तो साथियों इसका सही उत्तर है गौ वाला, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, यानी मानसिक आयु ऊपर आएगी और नीचे वास्तविक आयु आएगी और गुणा 100 आएगा। तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र होगा। ठीक है। उसके बाद टर्मन मैरिल स्केल का नाम किसने रखा? टर्मन मैरिल स्केल का नाम किसने रखा? टर्मन ने, टर्मन एवं मैरिल ने, साइमन ने या थॉर्नडाइक ने? साथ ही इसका सही उत्तर है टर्मन ने टर्मन मैरिल स्केल का नाम रखा। उसके बाद आगे चल रहे हैं। कथन है, महत्वपूर्ण है। प्रेरक व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु तथा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उत्तेजित करते हैं। देखिए अभिप्रेरणा जो एक प्रेरक है, ठीक है, जो एक प्रेरक है यानी अभिप्रेरणा है, वो क्या करती है? व्यक्ति की वह स्थिति है जो उसे निर्धारित व्यवहार करने हेतु तथा निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्तेजित करती है। तो यह कथन किसका? वुडवर्थ का है, बर्नार्ड का है, या जॉनसन का है, गुड का है? साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर है वुडवर्थ। आप ऐसे भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि जो है वुडवर्थ अर्थात बूढ़े बुजुर्ग लोग किसी कार्य को करने के लिए बड़े उत्तेजित रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास इतना अनुभव होता है कि वो कार्य करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं और बड़े उत्तेजित रहते हैं। ठीक है। फिर है क्रिया को उत्तेजित करने, निरंतर करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? देखिए अभिप्रेरणा जो है क्रिया को उत्तेजित करने, निरंतर करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। कथन किसका है? वुडवर्थ का है, बर्नार्ड का है, गुड का है, जॉनसन का है? तो साथ ही इसका सही उत्तर होगा गुड। गुड ने कहा था कि क्रिया को उत्तेजित करना, नियंत्रण करने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। ठीक है, ये गुड है, ये ध्यान रखना, गुड। उसके बाद आगे है प्रेरक प्राणी के अंदर की वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने हेतु तो अभिप्रेरित करते हैं। कथन निम्नलिखित में से किसका है? गेट्स एवं अन्य का है, मैगोज का है, गिलफोर्ड का है या मैकडोनाल्ड का? तो साथ ही बताना है आपको कि प्रेरक प्राणी के अंदर की वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने हेतु अभिप्रेरित करती हैं। कौन? प्रेरक। तो इसका उत्तर आपको बताना होगा। इसका उत्तर है गेट्स व अन्य। ठीक है। उसके बाद आगे है निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा की कौन सी दशाएं हैं? देखिए अब बताना है आपको जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन,
उसकी दशाएं कौन कौन सी हैं? सक्रियता एवं क्रियाशीलता की प्रतीक, व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करना, भावात्मक प्रदर्शन के माध्यम से अभिव्यक्तिकरण या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो अभिप्रेरणा की जो दशाएं हैं, सक्रियता व क्रियाशीलता का प्रतीक भी है, व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करने वाली भी हैं, भावात्मक प्रदर्शन के माध्यम से अभिव्यक्तिकरण भी अभिप्रेरणा के की जो दशाएं हैं वो है। उसके बाद अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, उसके प्रकार कौन कौन से? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, खोदन खो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों, अभिप्रेरणा के प्रकारों में आंतरिक अभिप्रेरणा भी है और बाह्य अभिप्रेरणा भी है। देखिए, आंतरिक रूप से तो आदमी अभिप्रेरित होता ही है, लेकिन बाह्य रूप से भी आदमी या व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। फिर है जो आंतरिक शक्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं, उन्हें कैसी अभिप्रेरणा कहा जाता है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आंतरिक शक्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित कर देती हैं, तो वो कौन सी अभिप्रेरणा की श्रेणी में आते हैं, ये बताना है आपको। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक व बाह्य दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है। इसका जो उत्तर है वो है आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए, आंतरिक शब्द भी प्रश्न में पूछा गया है, आया है। जो आंतरिक शक्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है। उसके बाद बाह्य अभिप्रेरणा के प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। बाह्य प्रेरणा मतलब किसी को प्रेरित करना है तो उसको पुरस्कार दिया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए, उसकी निंदा की जाए, तो वो तो अभिप्रेरित भी हो सकता है या उसमें निगेटिव परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन किससे होगा? वो बाह्य अभिप्रेरणा से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का। फ्राइड ने, मैकडूगल ने, सीजी युंग ने या अल्फ्रेड एडलर ने। तो इसका उत्तर है मैकडूगल ने अभिप्रेरणा का मूल सिद्धांत का जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। उसके बाद अभिप्रेरणा का महत्व निम्नलिखित में से किन कारणों से है? पहला है मानसिक विकास हेतु, दो सीखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, तीसरा है अवधान एवं रुचि विकसित करने हेतु, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों उपयुक्त सभी है। अभिप्रेरणा का महत्व किन कारणों से है? देखिए, जो अभिप्रेरणा है उसका महत्व किन कारणों से है? मानसिक विकास से है, सीखने के लिए प्रोत्साहित करने से है, अवधान एवं रुचि के विकसित करने से। आगे पूछा जा रहा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यापक छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करके उन्हें अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु अभिप्रेरणा प्रदान कर सकता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? देखिए, अध्यापक छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करता है और अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु अभिप्रेरणा प्रदान कर सकता है। तो ये किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का है, मैकलीलैंड का है, गेट्स एवं अन्य का है, या वुडवर्थ का है? साथियों इसका सही उत्तर होगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि अध्यापक छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करता है और अधिकाधिक ज्ञानार्जन हेतु अभिप्रेरित या अभिप्रेरणा प्रदान करता है। उसके बाद मैकलीलैंड द्वारा किस प्रेरक का व्यापक अध्ययन किया गया? यौन का, उपलब्धि का, या भूख का, या जागरूकता का? तो किसका किया साथियों? उपलब्धि का। मैकलीलैंड द्वारा उपलब्धि का व्यापक अध्ययन किया गया। फिर है व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रेरक के कारण सामाजिक रूप से स्वीकृत कार्यों को करता है? व्यक्ति निम्नलिखित में किस प्रेरक के कारण? उपलब्धि प्रेरक, अनुमोदक प्रेरक, आक्रामकता का प्रेरक, शक्ति प्रेरक। साथियों इसका उत्तर है अनुमोदक प्रेरक। अनुमोदक प्रेरक के आधार पर व्यक्ति प्रेरक के सामाजिक रूप से स्वीकृति कार्य को करता है। फिर है प्रबल अनुमोदक प्रेरक वाला व्यक्ति किस प्रकार का होता है? कम संशोधनशील होता है, या अधिक संशोधनशील होता है, या संशोधनशील होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा अधिक संशोधनशील होता है प्रबल अनुमोदक प्रेरक वाला व्यक्ति। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जो जो प्रश्न भी आपके पास आ रहे हैं, इन प्रश्नों को प्रयास करेंगे कि पहली बार में ही याद कर लें, चाहे वो लॉजिकली या तार्किक रूप से, जैसे भी आप सर्जिकल स्ट्राइक करके या प्रश्नों के उत्तरों का प्रश्नों के साथ लिंक करके किसी भी प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर को प्रभावशाली तरीके से एक बार में याद करने का प्रयास करेंगे। फिर प्रशंसा तथा आरोप।
अभिप्रेरकों पर 1932 में से या में किस प्रकार मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया? चेज, हैव, हरलॉक, लूज। तो बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है चेज। चेज ने प्रशंसा तथा आरोप अभिप्रेरकों पर 1932 में जो है एक प्रयोग किया था। ठीक है। उसके बाद भय निम्नलिखित में से किन पर निर्भर होता है? शारीरिक पीड़ा, स्तरहीनता, घबराहट या उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका उत्तर है उपयुक्त सभी में, शारीरिक पीड़ा में भी और स्तरहीनता में भी, घबराहट में भी। तो ये जो भय है किस पर निर्भर रहता है? उपयुक्त सभी पर। उसके बाद एक अच्छा शिक्षक प्रभावशाली अभिप्रेरणा के लिए शिक्षण सामग्री से संपन्न अर्थपूर्ण एवं निरंतरत परिवर्तनशील कक्षा के वातावरण पर निर्भर रहता है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है, फ्रेंडसन का है या हरलॉक का है या मरे का? तो इसका उत्तर है फ्रेंडसन। एक अच्छा अध्यापक क्या करता है या एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? प्रभावशाली अभिप्रेरणा के लिए शिक्षण सामग्री से संपन्न अर्थपूर्ण एवं निरंतरत परिवर्तनशील कक्षा के वातावरण पर निर्भर रहता है। ठीक है। उसके बाद अभिप्रेरक के जैविक सिद्धांत का विकास किसने किया? मरे ने, फ्रेंडसन ने, मॉर्गन ने, मास्लो ने। तो साथ ही इसका सही उत्तर है मॉर्गन। मॉर्गन ने अभिप्रेरणा के जैविक सिद्धांत का प्रतिपादन या विकास किया था। मॉर्गन ने अभिप्रेरकों से संबंधित अपने प्रयोग निम्नलिखित में से किस पर किए? चूहों पर किए या कुत्तों पर किए या बिल्लियों पर किए या बंदरों पर? तो मॉर्गन ने जो अभिप्रेरणा या अभिप्रेरकों से संबंधित अपने प्रयोग चूहों पर किए। ठीक है। मरे ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत विकसित किया? आवश्यकता का सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, यथार्थीकरण का सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो मरे ने आवश्यकता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या विकास किया था। छात्रों में निष्पत्ति अभिप्रेरणा का विकास कैसे किया जा सकता है? माता पिता की उम्मीद और निर्देशन, स्वस्थ समाज या स्वस्थ सामाजिक दर्शन या विद्यालय द्वारा सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास या उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो है सही उत्तर है उपयुक्त सभी। छात्रों में निष्पत्ति अभिप्रेरणा का विकास कैसे कब होगा? जब माता पिता की उम्मीद और निर्देश, स्वस्थ सामाजिक दर्शन मिलेगा, है ना, या फिर विद्यालय द्वारा सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास किया जाएगा, तब छात्रों में जो है निष्पत्ति अभिप्रेरणा का विकास होगा। फिर है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 10, 12, 14, 16। तो इसका उत्तर होगा 14। ठीक है। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है। फिर है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार में मानसिक अनुभव की कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं? ज्ञानात्मक, भावात्मक, चेष्टात्मक, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार मानसिक अनुभव की ज्ञानात्मक क्रिया भी सम्मिलित है, भावात्मक क्रिया भी सम्मिलित है, चेष्टात्मक क्रियात्मक भी सम्मिलित है। तो इसका उत्तर सही होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद सीखने के नियम निर्धारित। अब जो अगला हमारा बिंदु है इसमें सीखने के नियम आधारित हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर, संबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत पर, सूझ के सिद्धांत पर, प्रयास और त्रुटि की विधि पर। तो साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर होगा उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर। ठीक है। सीखने के नियम, प्रयत्न एवं भूल विधि को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। देखिए प्रयत्न और भूल विधि को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। बंदरों पर, बिल्ली पर, चूहों पर, मनुष्य पर। तो उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, किसके लिए? प्रयत्न और भूल विधि को दर्शाने के लिए। स्किनर द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत का क्या नाम है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। किसने दिया है? स्किनर ने। उसके बाद सुखदायक प्रभाव से संबद्ध पके होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। यह नियम कौन सा नियम कहलाता है? अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम, प्रभाव का नियम या अनुप्रयोग का नियम। साथियों इसका सही उत्तर होगा
प्रभाव का नियम कहता है कि सुखदायक प्रभाव से संबंध पक्के होते हैं और दुखदायक प्रभाव से कमजोर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चल रहे हैं। पावलोव के प्रयोग में कौन सा अस्वाभाविक उत्तेजक जोड़ दिया गया है? लार, भोजन या अनुक्रिया या घंटी? पावलोव का कौन सा ऐसा उत्तेजक है जो अस्वाभाविक है, जिसको जोड़ दिया गया है? तो साथियों इसका उत्तर होगा, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा घंटी। घंटी को क्या किया? अस्वाभाविक उत्तेजक के रूप में जोड़ दिया गया है। फिर अब प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बंदरों पर, बिल्ली पर, चूहों पर या मनुष्यों पर? तो जैसे कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य व कितने गौण नियम बताए हैं? अधिगम के कितने प्रमुख नियम, कितने अप्रमुख या अप्रधान नियम बताए हैं? 3-2, 3-5, 5-3 या 3-7? इसका सही होगा उत्तर 3-5। 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने, किसके? अधिगम के। फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? फ्राइड ने, पावलोव ने, कर्ट लेविन ने, मैकडूगल ने। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये ध्यान रखना है। पावलोव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रयोग किस जानवर पर किया? देखिए, बिल्ली पर किया, कुत्ते पर किया, या बंदर पर किया, चिंपैंजी पर किया? तो आपको बताना है इसका सही उत्तर है कौन सा है इसका। पावलोव ने कुत्ते पर किया था, कुत्ते की लार टपकना, घंटी बजना, है ना। अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत था पावलोव का, कुत्ते के ऊपर था। ठीक है साथियों, आज आपने बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा और सीखना, इनके बारे में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने विस्तार से पढ़ा, समझा। साथियों, आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जन जन तक पहुंचाइएगा, जिससे सभी को लाभ हो। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।